एक समय की बात है। एक गांव में एक भूतिया घर था। गांव वाले डर से उस घर के आसपास नहीं जाते थे। गांव वालों का मानना था कि उस घर में एक जादूगर लड़की की आत्मा रहती है। एक दिन गांव के कुछ साहसी बच्चे उस भूतिया घर में जाने का और उस घर में घूमने का फैसला करते हैं। बच्चे जब घर के सामने गए तो देखा सिर्फ खिड़की खुली हुई है और वे सभी उसी खिड़की से अंदर चले गए। वे अंधेरे में घर के अंदर ही घूम रहे थे कि अचानक से खिड़की बंद हो गई। ये देखकर सारे बच्चे डर गए। अचानक से वो लड़की की भूत बच्चों के सामने आई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहा कि अब तुम सब मेरे बंदी हो, मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। बच्चों का डर के मारे बहुत बुरा हाल था। उन्हें डर के मारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं आ रहे और सब एक साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते एक बच्चे को एक पुरानी किताब मिली जो कि एक जादुई किताब थी और उस किताब में एक जादुई मंत्र लिखा था जिसके उच्चारण करने से वो भूत घर से दूर भाग सकती थी। बच्चों ने मिलकर उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। अचानक से एक रोशनी घर के अंदर आई और उस भूत को साथ ले गई। भूत के घर से बाहर जाते ही घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गई और बच्चे दौड़कर बाहर निकल आए। उस दिन से वो घर उस भूतनी से आज़ाद हो गया। गांव वालों ने सारे बच्चों के साहस की तारीफ की और सबको इनाम भी दिया। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। गौरव हिमालय के पास के छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते गौरव बड़ा हुआ था। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उनके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मौत हो गई। एक महिला की भूत घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी हो गया। जब गौरव घर के पास पहुंचा तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था जिसमें टूटी हुई खिड़कियां थी और एक दरवाज़ा था जो खोलने पर ज़ोर से आवाज़ करता था। गौरव सावधानी से दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अचानक गौरव को ऊपर एक आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबे बाल वाली एक औरत सफ़ेद साड़ी में उसकी तरफ आ रही है। गौरव डर कर भागने की कोशिश कर रहा था कि उस औरत की आत्मा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और गौरव से विनती करने लगा कि मेरी मदद करो। यह सुनकर गौरव चौंक गया। उस औरत ने कहा कि वो घरेलू हिंसा का शिकार हुई है और उसके पति ने उसकी हत्या करके इसी जंगल में दफना दिया है और तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। ये सुनकर गौरव ने उस आत्मा की मदद करने का सोचा और उससे वायदा किया कि वो उसे मुक्ति दिलाकर ही रहेगा। गौरव अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा का शरीर ढूंढता है जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर गौरव पुलिस को यह सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करता है और कोर्ट में उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। गौरव एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वो गौरव का धन्यवाद करती है। गांव वाले सभी गौरव के इस कारनामे से प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देते हैं। उस दिन से गौरव को भूत और आत्माओं से डर लगना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी तीसरी कहानी की तरफ। कर्सियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है उतना ही वहाँ पर हुए हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखती हैं।
करसियोंग में दो जगह है, एक विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल और उसी से सटा हुआ डाउ हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने की और चलने की भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास डाउ हिल का एक जंगल है जहाँ कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ हुई है जिसका कारण पता नहीं चल सका है। यहाँ पे सुसाइड की घटना भी बहुत होती है। ये जंगल अपने आप में कई राजाओं को सिमटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डाउ हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन एनी को डाउ हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है डाउ हिल की सच्चाई पता करने। एनी हॉन्टेड जगहों पे जा जाकर उसके हॉन्टेड होने या ना होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही कार्सियांग पहुंच गई थी तो उसने लोकल लोगों से डाउ हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि डाउ हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ रहा है। एक आदमी ने उससे बताया कि वो कभी उस सरकटी लाश को नहीं देख पाएगी और वो उसे वापस लौट जाने को कहते हैं। ये सब सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई एनी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपना कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो गिर पड़ी। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराए हैं और देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चली गई, जैसे कि किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले गया हो। एनी इतना तो समझ गई कि डाउ हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक एनी के सामने से एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए उस औरत का पीछा करने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, एनी वापस चले जाओ। ये सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे तलाश थी उस सर कटे भूत की, इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से दो लाल आंखें उसे देख रही हैं। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी, कभी किसी के रोने की आवाज़ तो कभी किसी के हंसने की आवाज़। किसी तरह से एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी। जब उसने आँख खोली तो देखा वो सरकटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वह होटल वालों को पूरी बात बताई तो सब ने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी किसी ने उसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डाउ हिल एक रहस्य है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एमिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। एमिली हमेशा चुड़ैलों और राक्षसों की कहानियों से रोमांचित रहती थी।
जो उसके दादा उसे सुनाया करते थे। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे खुद कुछ ऐसा भयानक अनुभव होगा। ये एक अंधेरी और तूफ़ानी रात थी और एमिली घर में अकेली थी। उसके माता पिता एक डिनर पार्टी के लिए बाहर गए थे और देर तक वो घर वापस नहीं आए। एमिली ने टीवी देखकर खुद को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन बिजली चली गई, जिससे वो पूरी तरह से अंधेरे में चली गई। अचानक उसने अटारी से एक कर्कश आवाज़ सुनी। वो हमेशा अटारी से डरती थी और इस आवाज़ ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। एमिली ने धीरे धीरे चरमराती सीढ़ियों से अटारी की ओर अपना रास्ता बनाया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने कुछ देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। कोने में काले कपड़े में एक आकृति खड़ी थी। ये एक चुड़ैल थी जिसके लंबे उलझे हुए बाल और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मेढ़ी दुष्ट मुस्कान थी। एमिली ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल बहुत तेज़ थी। वो अपनी हड्डी वाली उंगलियों से आगे बढ़ी और एमिली की बाँह पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। एमिली डर के मारे जम गई, क्योंकि चुड़ैल ने प्राचीन भाषा में जप करना शुरू कर दिया। अचानक अटारी का दरवाज़ा खुल गया और एमिली के माता पिता दौड़कर अंदर आए। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे जल्दी घर आ गए थे। चुड़ैल ने उनका सामना किया। उसकी आंखें गुस्से से चमक उठी, लेकिन एमिली के माता पिता साधारण लोग नहीं थे। वे जादू टोने के विशेषज्ञ थे और वे जानते थे कि इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और चुड़ैल पर जादू करना शुरू कर दिया, जो उनकी आंखों के सामने सिकुड़ने और मुरझाने लगी। अंत में चुड़ैल हार गई और एमिली के माता पिता अपनी भयभीत बेटी को आराम देने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने समझाया कि चुड़ैलें और राक्षस असली थे, लेकिन उनमें उन्हें हराने की शक्ति थी। उस दिन से एमिली ने बहादुर बनना सीखा और अपने डर को भी कभी भी अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी 5वीं और आखिरी कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है जब से पहले एक सड़क को देखते हैं। हम उस सड़क पे पूरी तरह से सन्नाटा है। कोई भी गांव वासी उस सड़क का इस्तेमाल नहीं करते थे। सबका यही मानना था, जो भी व्यक्ति वो सड़क पार करके आएगा वो अकेला नहीं आएगा, अपने साथ एक साया भी लाएगा। अब कुछ व्यक्ति जो बहुत थोड़े पढ़े लिखे थे, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक व्यक्ति जिसका नाम प्रशांत है, वो शादीशुदा है और आज उसके गांव के बाहर कुछ काम था, मगर उससे ज़्यादा लेट हो जाता है। और उसकी बीवी जिसका नाम राधिका है, वो अपने पति को बार बार फ़ोन करके परेशान करती है, जल्दी आओ, पूजा के लिए लेट हो रहा है। बात यह है कि आज प्रशांत के माँ का जन्मदिन है और इसीलिए उन्होंने घर में पूजा रखी है। अब प्रशांत कहता है, बस मैं आ रहा हूँ। आज प्रशांत को काफ़ी लेट हो गया है। अब वो सोचता है कि इस सड़क से चला जाता हूँ, जो कि असल में एक भूतिया सड़क थी। अब वो इसी सड़क से जाता है और आधा रास्ता पार कर वो कहता है, देखा, कोई दिक्कत नहीं है इस सड़क पे, बस फालतू की अफवाह फैलाते हैं गांव वाले। थोड़ी देर चलते ही उसे एक महिला मिलती है। वो हाथ देती है कि गाड़ी रोकिए। प्रशांत अपनी गाड़ी को रोकता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी महिला प्रशांत की बात का जवाब देते हुए कहती है, मुझे लेट हो रहा था तो मैंने सोचा ये रास्ता चुन लूँ। प्रशांत कहता है, अरे हाँ, मैंने भी आज यही सोचा, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ आगे। दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगे। जैसे ही प्रशांत अपने घर पहुंचा और पीछे देखा तो कोई महिला नहीं थी। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो महिला गई तो गई कहाँ। फिर थोड़ी देर बाद वो सोचता है शायद ये मेरा वहम था। अब वो घर पहुंचता है तो सब उसका स्वागत करते हैं और पूजा शुरू होती है। और थोड़ी देर बाद गंगा जल सबको दिया जाता है। सब ले लेते हैं, मगर प्रशांत मना कर देता है। वो गंगा जल नहीं लेता। वो कहता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, दूर रखो। वे सोचते हैं शायद दूर से आकर थक गया है। पूरी परिवार ने कहा, आप आराम कर लीजिए। प्रशांत थोड़ी देर में सो जाता है और शाम को जब उठता है और शीशे में जाकर देखता है तो ये वही महिला दिखती है।
हमें जिसने प्रशांत से लिफ्ट लिया था और अपने आप को शीशे में देखकर मुस्कुराने लगती है। अब कुछ देर बाद सब खाना खा के सो जाते हैं और दादी माँ अपने पोते और पोती को उस भूतिया सड़क की कहानी और भूत की कहानी सुनाने लगती है। उस सड़क पे काफ़ी सारी आत्माओं का वास है। जो भी उस सड़क से पार करता है वो अकेला नहीं आता, अपने साथ एक साया लाता है और धीरे धीरे वो साया सब उस व्यक्ति का खून पी के ख़त्म कर देता है और धीरे धीरे उसकी प्यास बढ़ जाती है और आसपास के लोगों के खून पीकर वो उसे मार देता है। अगर एक साया भी उस भूतिया सड़क से आ गया तो वो अपने साथियों को भी वहाँ से आज़ाद करने की कोशिश करेगा, जिससे भूत आत्मा और शैतान हो आज़ाद हो गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। और ये सब पहले हुआ था तो एक बाबा ने उस सड़क पे अपने मंत्र को फूका, तिलिस्मी शक्तियों से उन्हें वहीं कैद कर दिया। अब वो तब तक यहाँ से नहीं आ सकते जब तक कोई उन्हें वहाँ से अपने साथ बाहर न लाए, या वो किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे तभी आ सकते हैं। इसीलिए उस सड़क पर जाना मना है। समझे बच्चों? ये सब प्रशांत को अच्छा नहीं लगता है कि ये कहानी सुनाएगी तो सब सतर्क ही रहेंगे और गुस्से से जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं और प्रशांत आधी रात को उठकर अपने आसपास देखता है और अपने पड़ोसी के घर में घुसकर सभी लोगों के खून पीने लगता है और सभी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। और दादी माँ की नींद खुल जाती है और वो देख लेती है कि ये सब प्रशांत को करते हुए। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। तो तुम प्रशांत के शरीर से महिला बोलती है। हाँ सही कहा अम्मा, मगर अब और कहानी सुनने के लिए आप जिंदा नहीं रहोगे। और वो महिला प्रशांत के माँ कभी खून पी जाती है और उसकी माँ पूरी तरह से खून निकलने की वजह से मर जाती है। अब सुबह होती है तो सभी लोग रोने लगते हैं। प्रशांत की माँ, ये क्या हो गया माँ आपको? और राधिका और बच्चे सभी रोने लगते हैं। अब प्रशांत अपनी बीवी और बच्चों को कहता है कि राधिका तुम अपने मायके चले जाओ, जब यहाँ सब ठीक हो जाएगा तो आ जाना। राधिका मन ही मन सोचती है ये क्या हो गया है प्रशांत को, आजकल वो बहुत बदल गया है। इधर प्रशांत कहता है अब तो खून ही खून, और सभी गांव के लोगों को उस सड़क के बारे में बताना शुरू करता है ताकि उसके साथी भी उस सड़क से आज़ाद हो सकें। अब राधिका को अपने मायके में ये सब बात पता चलती है कि भूतिया सड़क पे सब जाना आना शुरू करने वाले हैं कल से। वो कहती है प्रशांत ये सही नहीं है। अब राधिका को वो कहानी याद आती है जो उन्हें उनकी सासू माँ ने सुनाया था भूतिया सड़क की, और वो समझ जाती है कि क्या करना है। वो आती है अपने घर, बच्चों को मायके में ही छोड़ देती है। वो प्रशांत को कहती है कि मैं आ गई, मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ। प्रशांत के अंदर की महिला कहती है कोई नहीं, अब बचोगी भी नहीं। राधिका कहती है आप इधर आइए, आपसे मुझे कुछ काम है, और धूप में जो प्रशांत ने अपने चेहरे पे पर्दा किया था उसे हटा देती है। प्रशांत कहता है ये क्या कर रही हो तुम? अचानक से वो महिला का रूप में आ जाता है। वो महिला उससे मारने की बात करती है। राधिका उस पर गंगा जल फेंकने लगती है और धीरे धीरे वो जलने लगती है और उस महिला का अंत हो जाता है। और राधिका सभी को सतर्क कर देती है वहाँ ना जाने के लिए, उस भूतिया सड़क पे, और सभी को भूतिया सड़क की कहानी सुनाती है। सभी गांव वाले राधिका का धन्यवाद करते हैं और इस तरह से पूरे गांव वालों की जान बच जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।